एम एन राय, सामान्य पहलू, फिर इसके बाद इनका सब सिद्धांत, नव मानववाद या उग्र मानववाद, वैज्ञानिक मानववाद, एक तो ये सिद्धांत इनका पढ़ना है। फिर इसमें हम लोग को पढ़ना है संगठित लोकतंत्र, फिर इनका पढ़ना है हम लोग को आर्थिक विचार, इनका आर्थिक विचार पढ़ना है, वहां से प्रश्न आता है। फिर आप जानते हैं कि इसमें जो है आर्थिक विचार हो गया, और फिर जो है एम एन राय बना मार्क्स, ये प्रश्न आता है कि राय जो है मार्क्सवादी विचारक है या एम एन राय जो है कहां तक मार्क्सवादी विचारक नहीं है, या कहां तक जो है मार्क्सवादी विचारक कहना तर्कसंगत है। मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, लेनिन के साथ इन्होंने काम किया था, और क्या जानते हैं, लेनिन के साथ इन्होंने काम किया था। राय वर्सेस मार्क्स, तो इसमें जो है दोनों पढ़ाता हूं, समानता और असमानता। और गांधी भी पढ़ लीजिए, गांधी और एम एन राय, जब गांधी जी पढ़ लिए तो अंतर लिख दीजिए। एक इनका प्रश्न भी आता है कि गांधी जी की आलोचना इन्होंने किया, तो कभी कभी 150 शब्द का प्रश्न आता है कि गांधी जी की आलोचना एम एन राय ने कैसे किया है, मतलब किन किन आधारों पर किया है। गांधी जी की आलोचना, तो गांधी जी की आलोचना से भी प्रश्न आता है। अब एम एन राय का तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, जो जो आया होगा सब। तो इनके दर्शन में भी 3 चरण है। एम एन राय का राष्ट्रवाद नहीं, स्वतंत्रता भी नहीं, इनका ये वाला सब प्रश्न आता है। सब विचारों को का अपना अलग अलग सोच है ना, उस चीज पर ही प्रश्न आता है। तो ये तो बोला था देखिए मैं भी आज तो नहीं आ पाया है, कल आ जाएगा। एक्चुअली में उस बहुत सारा उसमें गलतियां रह गई थी, तो उसको हम लोग सुधार ही कर दिए इस बार, कि हम लोग इस बार अच्छा से बन जाए। बहुत सारा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक पे क्वेश्चन रखा गया तो वो भी ठीक करवा दिया मैं आज। हम क्या कर लीजिए, कोई बात है, 1-2 दिन लेट हो जाएगा, हो जाएगा। अब अच्छा से कर ही डालिए, क्योंकि मेन तो मैटर था वो आप लोगों को मिल गया, मेन जो मॉडल आंसर था वो भी मिल गया। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है तो मिल ही जाएगा, कल तक तो हो ही जाएगा। अब देखिए इनका भी 3 चरण है। जो प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण 1910 से लेकर 1916 तक का। फिर इसके बाद ये द्वितीय जो चरण है 1916 से लेकर 1925 तक, और इसके बाद है 1925 के आगे। तो 1925 के आगे जो है देखा जाए तो इसको मार्क्सवादी चरण कहा जाता है।
अब जरा देखिए, अब देखते हैं कि इनका जो पहला चरण शुरू होता है तो एम राज साहब जो है देखा जाए तो एक प्रकार से कर सकते हैं कि ये 1910 का जो पहला चरण है उग्र राष्ट्रवाद का चरण है। उग्र राष्ट्रवाद आबली क्रांतिकारी चरण। तब जानते हैं कि एम राज साहब भी जो है इन लोगों से थोड़ा सा प्रभावित हो गए थे शुरुआती दौर में। तो इन लोगों से जब प्रभावित हो गए थे तो इसके कारण शुरुआती दौर में तब देखते हैं कि 1886 में उनका कलकत्ता के पास जन्म हुआ और इनका नाम जो है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। तब जानते हैं कि शिक्षा दीक्षा सब उनका जो है शुरू में कलकत्ता में ही हुआ। इसके बाद ये राष्ट्रवादी जो विचारक थे इन लोगों के जो है प्रभाव में आना शुरू हो गए। इसके बाद जो है वो देखा जाए तब जानते हैं कि शुरुआती दौर में एम एन राज साहब भी उग्रपंथी लोग जो थे उन लोगों से प्रभावित थे, लेकिन विवेकानंद स्वामी रामतीर्थ या इसी प्रकार से दयानंद सरस्वती इन लोगों से भी प्रभावित थे। तब जानते हैं कि शुरुआती दौर में 14-15 वर्ष की अवस्था में ही जो है वो देखा जाए तो इनके भी दिमाग में सब जो है अन्य जो उग्रपंथी लोग हैं उनके समान जो है विचार आना शुरू हो गया। और 1910 में ही अब जानते हैं कि समांतर जो है 24-25 साल की उम्र में ही जो है हावड़ा षड्यंत्र कांड जो हुआ था, पढ़ते होंगे आप लोग। तो हावड़ा षड्यंत्र कांड में इनको जो है बंदी बना लिया गया। और जब बंदी बना लिया गया तो आप जानते हैं कि अब वहां पर इसलिए बंदी बनाया गया था कि सशस्त्र जो आंदोलन का ये लोग अपना सब योजना बना रहे थे। जब इनको बंदी बना लिया गया तो इसके बाद जब जेल से छूट कर आते हैं 1915 के आसपास जब जेल से छूट कर आए तो उसके बाद ये जो है जावा चले गए। अरे जो बोर्नियो, जावा, इंडोनेशिया और ये सब, हाँ इंडोनेशिया। तो आप देखते हैं कि जावा चले गए। अब यहां पर जो है ये चले गए थे जो है शस्त्र लाने के लिए, वहां से सब शस्त्र इकट्ठा करके लाकर क्रांति लोग करना चाहते थे। तो अब जानते हैं कि शस्त्र लाने के लिए इनको भेजा गया कि भाई जाइए वहां से सब अस्त्र शस्त्र बटोर के लाइए, हम लोग यहाँ पर क्रांति करेंगे। तो न तो शस्त्र मिला और न ही शस्त्र लाने वाला जहाज कोई मिला इनको। तो उसके बाद वो कुछ माह तक तो वहां पर अपना परिश्रम करते रहे, जोड़ तोड़ करते रहे लोग। फिर इसके बाद जो है फिलीपींस, कोरिया, मंचूरिया सब देशों की यात्रा कर डाले कि जब गए थे तो घूम ही आए सब। उसके बाद सब कुछ जो है घूम कर जो है वहीं से ये अमेरिका निकल गए। मतलब भारत लौटने की जगह वहीं से अभी अमेरिका निकल गए। और यहीं पर जब अमेरिका गए तो इन्होंने जो है, आप जानते हैं कि अंग्रेज इनको ढूंढते थे। तब अंग्रेज इनको ढूंढते थे तो वहीं पर जो है इन्होंने नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, जो इनका नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। तो आप जानते हैं कि अंग्रेज जो है अमेरिका में भी इनकी ढूंढाई करते थे क्योंकि हथियार लेने गए थे। अब अंग्रेज आशंकित थे कि हथियार लेकर कब चले आए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन ये हथियार लेने की जगह पर तो अमेरिका निकल गए। और अब जानते हैं कि वहां पर इन्होंने अपना नाम ही बदल दिया कि अंग्रेज ढूंढे उससे अच्छा कि नाम ही बदलो, हटाओ। नाम बदल के इन्होंने जो है अपना नाम जो है वो देखा जाए तो मानवेंद्र नाथ राय कर लिया। मानवेंद्र नाथ राय कर लिया, नाम ही बदल दिया पूरा। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य से मानवेंद्र नाथ राय बन गए। अब जानते हैं कि उसके बाद जो है जब अमेरिका गए तो सब विद्वानों से इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद चीन गए, जापान गए, तमाम देशों की सब यात्रा किए और अंततः अमेरिका में ही बस गए।
अमेरिका में ही विवाह हुआ कर लिए और इसके बाद जो है वो देखा जाए तो मैक्सिको में अपना इनका मकान था, तो मैक्सिको में मकान का बनाकर वहीं पर अपना बस गए। अब जानते हैं कि इनका शुरुआती दौर में थोड़ा बहुत जो है, जो हावड़ा षड्यंत्र कांड में जब ये जेल में गए थे, इसी चरण को हम लोग प्रथम चरण कहते हैं। उसके बाद जब जावा गए भी लोगों ने सोचा कि हथियार लेकर आएंगे, युद्ध कराएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं मामला। और वहीं से जो है अमेरिका निकल गए। लिख दीजिए तो 4 लाइन लिखिए, प्रथम चरण के नीचे लिखिए 4 लाइन। विचारकों के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। इंटरव्यू में कोई पूछ देता है थोड़ा सा बताइए कुछ भाई एम.एन. राय के बारे में बताइए, तो एम.एन. राय के बारे में कुछ जीवन परिचय जरा बताइए, 2 लाइन बोलिए। तो उसको कुछ थोड़ा बहुत 2, 4, 5 लाइन बोलना जरूरी होता है। सर यहाँ गए वहां गए इधर उधर, फिर चुप करा देते हैं सब। ठीक है कोई बात। अब ये बात बोलेंगे सर हम जीवन परिचय नहीं पढ़े, नहीं बोलना ठीक नहीं। जीवन इतना बड़ा विचारक आप पढ़े, 2-4 लाइन मरण जीवन पढ़ लिए होते, कहां कहां गए कैसे घूमे, तो कहानी है, याद भी होना चाहिए। लिख दीजिए प्रथम चरण में 1910 हावड़ा षड्यंत्र कांड में इन्हें बंदी बनाया गया। हावड़ा षड्यंत्र कांड, हावड़ा षड्यंत्र कांड में इन्हें बंदी बनाया गया क्योंकि सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते थे, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाते थे और युगांतर में उग्र राष्ट्रवादी लेख लिखते थे, उग्र राष्ट्रवादी लेख लिखते थे। जेल से छूटने के बाद उग्रवादी लेख लिखते थे। जेल से छूटने के बाद 1915 में जावा गए। 1915 में जावा गए। 1915 में जावा गए, लेकिन न तो शस्त्र मिला और न ही जलयान मिला, नहीं शस्त्र मिला न तो जलयान मिला, और अंततः अधिकांश देशों की यात्रा करने के बाद अमेरिका चले गए। और जीवन का उग्र राष्ट्रवादी चरण समाप्त हो गया। और जीवन का उग्र राष्ट्रवादी चरण समाप्त हो गया। और अमेरिका चले गए और जीवन का उग्र राष्ट्रवादी चरण समाप्त हो गया। अब जैसे समझिए, हावड़ा षड्यंत्र कांड में जेल गए थे ना, युगांतर पत्रिका में लिखते रहे ना, 8-10 साल तो करते रहे। अब कितना उसमें इनको तीनों चरण दिखाना था ना, तो फिर एक ही चरण में लगे रहेंगे। अनिल केजरीवाल साहब नौकरी कर लिए, मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गए, अभी प्रधानमंत्री भी तो बनना है, तभी तो शपथ ग्रहण समारोह में किसी को नहीं बुला रहे हैं कि सब पार्टी वाले आएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट खत्म कर देंगे और हमारा प्रधानमंत्री बनने का सपना रह जाएगा। इसलिए आप जैसे बीजेपी जो है राष्ट्रवादी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, उसी तरह से आप पार्टी बनेगी। 2024 के चुनाव में पूरे भारत में आप पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इस तरह से जो है वो देखा जाए तो बड़े बड़े नेता हैं, उन नेताओं के सामने जो है हो सकता है कि अनिल केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद पर न रखा जाए, समझिए बात को। इसलिए इन्होंने सोचा कि ये सब नौबत आए। भाई नीतीश कुमार जी इतने सीनियर नेता हैं, नीतीश कुमार जी वास्तव में प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। अरे वो बीटेक किए हैं उस जमाने के, और क्या
काफी पढ़े लिखे व्यक्ति। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ऐसे ऐसे जब नेता हैं तो फिर हो सकता है कि नहीं केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री न बन पाए, इसलिए उन्होंने रास्ता ही अलग कर लिया कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे और देखा जाए तो अपने नियंत्रण में जो है पूरा सब चुनाव होगा और उसी में जो है 350-400 सीट आएगा, फिर प्रधानमंत्री का शपथ होगा। अगला चरण 2024। भारत की जनता का कोई भरोसा नहीं। 4 साल में मान लीजिए बहुत अच्छा से उन्होंने काम किया, तो दिल्ली को तो सब लोग जानते ही हैं भारत में, भले लोग उड़ीसा के बारे में न जाने, लेकिन दिल्ली के बारे में तो सब लोग खबर पड़ता है ना। उनको पढ़ी लिखी जनसंख्या चाहिए भी नहीं। अब अभी से क्यों भविष्यवाणी कर रहे हैं? चलिए इसमें द्वितीय चरण चलिए, द्वितीय चरण। अब यहां समझिए, ये रूढ़िवादी मार्क्सवादी चरण है। इसका मतलब इस चरण में जो है वो देखा जाए तो रूढ़िवादी मार्क्सवादी चरण का मतलब यह है कि ये मार्क्सवादी विचारधारा से जो है वो जुड़ गए, धीरे धीरे उसको समझना शुरू कर दिए। साम्यवाद को ही इन्होंने जो है एक आदर्श मान लिया और कह दिया कि भाई मानव जाति के कष्ट को हरने के लिए, उसके निदान के लिए ये साम्यवाद जो है बहुत अच्छा साधन है। और आप जानते हैं इन्होंने जो है 1919 में साम्यवादी दल की स्थापना भी की। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना के प्रणेता एम.एन. राय, कभी पीटी में प्रश्न पूछे तो एम.एन. राय ही टिक लगाइएगा, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से भारत में साम्यवादी दल बना है। तो आप जानते हैं कि जो द्वितीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तो 1920, तो द्वितीय जो साम्यवादियों का सबसे बड़ा जो सम्मेलन होता है उसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल कहा जाता है। तो 1920 में जो है इन्होंने भाग भी लिया था। आप जानते हैं कि लेनिन के साथ इनके बहुत मधुर संबंध थे। लेनिन और एम.एन. राय के बीच जो है वो देखा जाए तो तमाम चीजों पर जो है कार्य योजना भी बनाए थे। लेनिन ने जो है वो देखा जाए तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि लेनिन ने इनको जिम्मेदारी भी सौंपा था। जो केंद्रीय एशियाई जो बोर्ड बनाया गया था, पूर्वी विभाग का जो बोर्ड था, उसके ये अध्यक्ष भी थे उस समय। और फिर आप जानते हैं कि जब तक लेनिन रहा तब तक कोई समस्या नहीं, 1925 तक तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि लेनिन का विचार अंतर्राष्ट्रीयतावादी था। लेनिन चाहता था कि विश्व में अन्य जगहों पर क्रांति हो, लेकिन जब लेनिन 1925 में जो अपना पद छोड़ दिया, अब जानते हैं कि उसका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था लेनिन का। 1925 में जब अपना पद छोड़ दिया, इसके बाद स्टालिन आया। अब स्टालिन के आने के बाद जानते हैं कि स्टालिन एक देश में समाजवाद चाहता था, सोवियत संघ को समृद्ध बनाना चाहता था, विश्व में साम्यवाद की स्थापना हो या ना हो, सोवियत संघ इतना मजबूत हो कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। अब स्टालिन ने अपना नीति बदल दिया और इस तरह से देखा जाए तो स्टालिन के काल में जो है एम.एन. राय साहब जो है अकेले पड़ गए। तो 1925 तक जब तक जो है लेनिन के संरक्षण में इन्होंने काम किया, उसी चीज को द्वितीय चरण कहा जाता है। लिख दीजिए, इस चरण में साम्यवादी विचारधारा के प्रति, इस चरण में साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुकाव बढ़ गया। इस चरण में साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुकाव बढ़ गया। साम्यवादी विचारधारा के प्रति झुकाव बढ़ गया और साम्यवाद को मानव जाति के कष्टों के निदान के, साम्यवाद को मानव जाति के कष्टों के निदान का साधन मानने लगे। मानव जाति के कष्टों के निदान का साधन मानने लगे। इसी कारण 1919 में साम्यवादी दल की स्थापना की। इसी कारण 1919 में साम्यवादी दल की स्थापना की। उन्नीस 1920 में साम्यवादी सम्मेलन में भाग लिया। 1920 में साम्यवादी सम्मेलन में भाग लिया।
लेनिन के साथ मधुर संबंधों की स्थापना की। लेनिन के साथ मधुर संबंधों की स्थापना की। लेनिन के साथ मधुर संबंधों की स्थापना की और लेनिन ने केंद्रीय एशियाई बोर्ड लेनिन ने केंद्रीय एशियाई बोर्ड केंद्रीय एशियाई बोर्ड के पूर्वी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। लेनिन ने केंद्रीय एशियाई बोर्ड के पूर्वी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस समय मॉस्को में 1925 के आसपास। अभी तो घूम रहे हैं ना। अब ये दूसरा चरण, तीसरा चरण 1925 के बाद आगे का चरण। अब जानते हैं कि जब लेनिन के बाद स्टालिन आ गया, तो स्टालिन के आने के बाद एम.एन. दास साहब को लग गया कि कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो स्टालिन जानते हैं कि स्टालिन कहता था या तो कोई हमारा भाई है उससे मैं बात करूंगा, या तो कोई हमारा मित्र है उससे बात करूंगा, और किसी से बात नहीं करूंगा। एकदम कट्टर साम्यवादी हो। नेहरू जी से भी मिलता होता। नेहरू जी तो 3 दिन मॉस्को में बैठे रह गए, मिला ही नहीं। बोला नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, या तो भारत साम्यवादी देश बन जाए तब मैं बात करूंगा, या तो पहले सीएमए में शामिल हो जाए। भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को छोड़ दे, तब कैसे ऐसा हो सकता है। अब तृतीय चरण में जानते हैं कि एम.एन. दास साहब को लग गया कि मार्क्सवाद में कुछ कमी है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तब जानते हैं कि मार्क्सवाद की आलोचना भी कुछ करने लगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो है मार्क्सवाद रेडिकल है, खूनी क्रांति की बात करता है, जबकि एम.एन. राय साहब भारत की परिस्थिति से वहां गए थे, इसलिए उनकी बार बार में आता था कि कहीं न कहीं जो है खूनी क्रांति ठीक नहीं है, अहिंसा का प्रयोग होना चाहिए। अब जानते हैं कि स्टालिन अहिंसा की बात तो करता नहीं था, अहिंसा की ही बात करता था। और इस तरह से देखा जाए तो स्टालिन की जो नीतियां थी, एक देश में समाजवाद, सोवियत संघ को मजबूत बनाना, और स्टालिन जो तानाशाही करने लगा, इस तरह से एम.एन. राय जो है मार्क्सवाद के आलोचक बन गए। और वहीं पर आप जानते हैं कि उस समय एक विचारक था माइकल बोरोडिन, मैक्सिको का विचारक है बोरोडिन। ये भी जो है मार्क्सवाद में संशोधन की बात करता था। इसी के साथ मिलकर जो है संशोधनवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया कि मार्क्सवाद में परिवर्तन भी किया जा सकता है, मार्क्सवाद में सुधार भी किया जा सकता है। इसी माइकल बोरोडिन ने ही जो है, ये भी मार्क्सवादी विचारक है, हाँ मैक्सिको का विचारक है। मैक्सिको में इसने क्या किया कि साम्यवाद की स्थापना साम्यवादी दल की स्थापना जो है बोरोडिन नहीं किया था मैक्सिको में। सोवियत संघ के बाहर पहला देश जिसने साम्यवादी दल का गठन किया मैक्सिको, ऐसी ने गठन किया था उस जमाने में, और उस समय में राय साहब भी थे। तब जानते हैं कि अब यहां पर जो तीसरा चरण है उसमें मार्क्सवाद की समीक्षा करने पर इन्होंने ज्यादा बल दिया, मार्क्सवाद की आलोचना पर बल दिया। इसीलिए जो है मार्क्सवाद के अनेक बिंदुओं पर ये असहमत भी हुए। लिख दीजिए 2 लाइन। 1925 के बाद स्टालिन का शासन स्थापित हुआ।
स्टालिन का शासन स्थापित हुआ और स्टालिन एक देश में समाजवाद को स्वीकार किया। स्टालिन का शासन स्थापित हुआ और स्टालिन एक देश में समाजवाद को स्वीकार किया। तानाशाही करने लगा। लेकिन राय अहिंसावादी दर्शन पर ज्यादा बल देते थे। अतः मार्क्सवाद की आलोचना करने लगे। माइकल बोरोडिन के साथ मिलकर मार्क्स में संशोधन करने लगे। मार्क्सवाद में संशोधन करने लगे। ठीक है। उग्रवाद में उन्होंने अलग काम किया। यहाँ मार्क्सवादी चरण में फिर बाद में जो है मार्क्सवाद का वास्तविक स्वरूप उन्होंने देखा तो तीसरा चरण आ गया। अचानक कहां हो रहा है? 1916 से देख रहे हैं 1925, 10-12 साल। आप भी 10-12 साल में कहां से कहां चले जाएंगे? तो मान लीजिए मैं कभी आप आएंगे तो मैं बोलूंगा इसी ब्रेंच पर आप बैठते थे, पढ़ते थे, आपका आश्चर्य होगा कि नहीं? अब नव मानववाद या उग्र मानववाद, नव मानववाद, रेडिकल ह्यूमनिज्म, तो इसमें सबसे पहले जो है इसका भूमिका, फिर इनका क्या क्या सिद्धांत है, रेडिकल ह्यूमनिज्म का सिद्धांत, नव मानववाद या इसी को जो है उग्र मानववाद, सब एक ही है। उग्र मानववाद, नव मानववाद, उग्र मानववाद, वैज्ञानिक मानववाद, सब एक ही। मौलिक मानववाद, इसलिए एग्जाम में परेशान मत होइएगा। मौलिक मानववाद, कहीं उग्र मानववाद पूछा होगा, कहीं नव मानववाद पूछा होगा, कहीं वैज्ञानिक मानववाद का लिखा होगा। अंग्रेजी में रेडिकल ह्यूमनिज्म ही लिखेगा। सिद्धांत आबलिक विशेषता, फिर समस्या, और फिर इनका जो है वो देखा जाए तो महत्व सहित मूल्यांकन। अच्छा ठीक है, ये भी महत्व सहित मूल्यांकन में लिख दीजिए। और एक चीज इसमें और भी बताता हूं, इनका जो मानववाद है वो, जैसे मान लीजिए नव मानववाद है, देखिए नव मानववाद यहां पर हम लोग लिखे हैं, तो नव मानववाद मानववाद से किस प्रकार अलग है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर जो है दोनों में अंतर लिखवा देता हूं, मानववाद और नव मानववाद, दोनों अंतर लिख लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है।
अब समझिए, इनका जो है एम एन राय का किताब का भी नाम जो है यही है, रेडिकल ह्यूमनिज्म। इनका बुक भी है। इसी बुक में इन्होंने अपना ये दर्शन दिया, यही सिद्धांत का भी नाम है, यही किताब का भी नाम है। और यह सिद्धांत ही जो है एम एन राय के विचारों का सारतत्व माना जाता है। और एम एन राय साहब ने माना कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु के केंद्र बिंदु में है। हर चीज का मापदंड मनुष्य है। मानव की सेवा और विकास में किसी भगवान, देवी देवता का कोई योगदान नहीं है। इन्होंने जो है हर चीज मनुष्य के संदर्भ में हमको देखना चाहिए। तो जो प्रोटागोरस जो विचारक था, इस प्रोटागोरस के कथन इन्होंने स्वीकार कर लिया, जो कहता था कि मनुष्य प्रत्येक वस्तु की माप है। जो मनुष्य को अच्छा लगा ठीक, और जो नहीं अच्छा लगा वो बेठीक, वो ठीक नहीं है। मनुष्य ही सब कुछ है। जैसे ये कहता था, प्रत्येक वस्तु की माप, प्रत्येक वस्तु की माप मनुष्य है। इस कथन से काफी प्रभावित थे और इसी कथन के आधार पर इन्होंने जो है अपने मानववादी सिद्धांत को दिया और कहा कि ईश्वर या अन्य किसी प्राकृतिक सत्ता का जो है कोई योगदान नहीं है। कहीं न कहीं जो है देखा जाए, इन्होंने कहा कि मनुष्य की सेवा करने के लिए या मनुष्य के कल्याण के लिए किसी पारलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है। किसी भगवान पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। राय ने ईश्वर और अन्य सभी प्रकार के जो है अति प्राकृतिक जो सत्ताएं हैं उसका खंडन किया और कहा कि ऐसा है कि हम लोगों को वैज्ञानिक अध्ययन स्वीकार करना चाहिए, वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए और खुद भी सोचना चाहिए कि भाई हम कहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व ही मनुष्य के लिए काफी है। भाई हम कहते हैं कोई बच्चा मान लीजिए भूखा है, उसको खाना खिला दिए। अब उसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि जो है भगवान नहीं, हम खाना खिलाएंगे तो भगवान पाप देगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आप साधन संपन्न व्यक्ति हैं तो आपने जो है उसकी सेवा कर दिया, ये तो आपका कर्तव्य बनता है। मनुष्य का अस्तित्व ही जो है वो देखा जाए तो मनुष्य के बारे में सब कुछ बताता है। इसके लिए कुछ हम लोग को ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने ये कहा मनुष्य ही केंद्र बिंदु के रूप में है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। आप जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। मोक्ष ऊपर नहीं है, मोक्ष तो इसी पृथ्वी पर ही है। ईश्वर या अन्य कोई है, पारलौकिक सत्ता जो है मनुष्य से ऊपर नहीं है। मनुष्य को भी हम ही लोगों ने बनाया है, अरे सॉरी, ईश्वर को भी हम ही लोगों ने बनाया है। हनुमान जी का फोटो हम ही लोग तो बनाए। हनुमान जी का फोटो हम लोग काला बना देते हैं लाल बनाने की जगह। एक व्यक्ति लाल बना दिया, सब लोग देख देख के लाल बना रहे हैं। काली जी का फोटो मान लीजिए काला बन गया, एक व्यक्ति काली जी का फोटो काला बना दिया तो सब लोग काली जी का फोटो काला ही बना रहे हैं। वो मान लीजिए काली जी का फोटो सफेद बना देता तो काली जी का फोटो सफेद हो गया होता। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है, मनुष्य ही सब कुछ है। मनुष्य से ऊपर ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। ईश्वर है तो भगवान ने ऐसा किया, सब कुछ नहीं सोचना है। इसीलिए धर्म का विरोध करते हैं और कहते हैं कि नैतिकता का मापदंड भी मनुष्य ही है। नैतिकता जो है एक आंतरिक भाव के रूप में है। यह भी मनुष्य के विवेक की देन है
व्यक्ति समाज के संबंधों की व्याख्या जो है तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए। और जो हम लोग को लगे कि नहीं ये तर्कसंगत है वही मानना चाहिए। भाई तर्कसंगत क्या है? स्त्री पुरुष में भेद न किया जाए, किसी के साथ गलत व्यवहार न किया जाए, 50 कमी अपने अंदर है तो सिर्फ दूसरे की आलोचना न की जाए। हम लोग मान लीजिए पूरे दिन दूसरे की आलोचना करते हैं, ऐसा आपने नहीं किया, आपने ये गलत किया, वो तो क्या, 4-5 कमी हम लोगों में तो भीतर है। तो सब कहीं ना कहीं जो है उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो देखा जाए सब चीजों के केंद्र बिंदु के रूप में है। तो नव मानववाद जो है मानव की तर्क क्षमता पर ज्यादा बल देता है। सभी सामाजिक प्रथा, धार्मिक विश्वास, नैतिक सिद्धांत, इन सब चीजों की विवेचना तर्क क्षमता के आधार पर करनी चाहिए। अपने तर्क के आधार पर सोचिए कि ये काम सही है कि गलत है। किसी का पैसा चुरा लिए तो सही है कि गलत? खुद ही सोचिए कि मेरा नहीं, मैंने परिश्रम नहीं किया, मैं क्यों किसी का पैसा लूं? सती प्रथा सही है कि गलत? खुद ही सोचिए। मान लीजिए ठीक है, किसी के पति का मान लीजिए डेथ हो गया तो पत्नी अब सती हो जाती है, तो ये भी सोचिए कि ये गलत है ना। अरे किसी के पति का डेथ हो सकता है, 75 बीमारियां हैं, कोई निकल सकता है। तो मान लीजिए हमें कहते इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है पति जाके सती हो जाए? अरे पत्नी जो है जाके सती हो जाए तो पति भी तो सती हुआ हो, ऐसा भी तो एग्जाम्पल लाइए ढूंढकर कि सब जिम्मेदारी पत्नी की ही है। मान लीजिए देवदासी देवदासी प्रथा, 1-2 तो सन के होंगे पीछे से, वो भी छत पर से साथ ही छलांग लगा लेंगे। हाँ कालिदास, खैर कालिदास भी तो सुधर गए, कालिदास भी तो सुधर गए। तो देखा जाए सती प्रथा, देवदासी, तमाम जो प्रथाएं हैं सबका विवेचन हम लोगों को जो है तर्कसंगत आधार पर करना चाहिए। तो ये जो हमने बताया, सोचने का जो नजरिया बताया, यही नव मानववाद है, रेडिकल ह्यूमनिज्म है। देखिए कितना अच्छा दर्शन है, इसीलिए हम लोग सिलेबस में रखा गया है। खूब आया होगा, हर दूसरी साल आया होगा, देखेंगे तो 2 साल 3 साल पर नव मानवतावाद आलोचनात्मक परीक्षण करें। लिखिए अब। हाँ तो सब जब झेल गए तब समझ में आया कि अच्छा ये है दर्शन वास्तव में। व्यक्ति को चेतना तभी तो आती है, तभी तो बोलता हूं कि वृद्ध व्यक्ति से सीख लेना चाहिए। कुछ जीवन का अनुभव होगा, सीख लीजिए, क्योंकि 10 साल 20 साल झेलने के बाद सीख ही लेंगे तो क्या होगा। कोई बूढ़े व्यक्ति से बस आप जाके ही पूछेगा हम तैयारी करें, क्या करें, पढ़ें कि छोड़ दें? बोलेगा अरे सौभाग्य मिला है, पढ़ लिख के कुछ बन जाओ यार जीवन में, बोलेगा ना यही बात। तो सोचिए कि बहुत अनुभव की बात बोल रहा है, बन जाएंगे तो सब ठीक है ना, उसके नहीं बनेंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे जीवन में। अपने परिवार वाले नहीं पूछते हैं, बाकी दूर की तो बात छोड़िए, परिवार वाले भी बोलेंगे निकम्मा ही निकल गया। तो मान लीजिए हम कहते हैं कितना भी समझाएंगे कोई सुनने वाला नहीं है। भूमिका लिखिए। एम ए राय ने अपनी पुस्तक रेडिकल ह्यूमनिज्म में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रेडिकल ह्यूमनिज्म में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत राय के विचारों का सारतत्व है। रेडिकल ह्यूमनिज्म में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत राय के विचारों का सारतत्व है। राय के विचारों का सारतत्व है। इनके अनुसार राय के विचारों का सारतत्व है। राय के विचारों का सारतत्व है। इनके अनुसार मनुष्य प्रत्येक वस्तु के केंद्र में है। मनुष्य प्रत्येक वस्तु के केंद्र में है। मानवता के लिए
किसी पारलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है। मानवता के लिए किसी पारलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है। मानवता के लिए किसी पारलौकिक, जो दिखाई नहीं देता, पारलौकिक या अलौकिक, कुछ भी लिखिए, अलौकिक या पारलौकिक सत्ता की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए प्रोटागोरस, इसीलिए प्रोटागोरस के कथन, प्रोटागोरस के कथन, लोटागोरस नहीं, प्रोटागोरस, प्रोटागोरस के कथन मनुष्य प्रत्येक वस्तु की माप है, मनुष्य प्रत्येक वस्तु की माप है, इन्वर्टेड काम, मनुष्य प्रत्येक वस्तु की माप है, इन्वर्टेड काम, मनुष्य प्रत्येक वस्तु की माप है। इस बात का राय ने समर्थन किया, इस बात का राय ने समर्थन किया और माना कि मानवतावादी विचार के लिए, मानवतावादी विचार के लिए, और माना कि मानवतावादी विचार के लिए, और माना कि मानवतावादी विचार के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्लेषण को महत्व दिया जाए। वैज्ञानिक अध्ययन तथा विश्लेषण को महत्व दिया जाए। इसी कारण अपने सिद्धांत को नव मानववाद का नाम दिया। इसी कारण अपने सिद्धांत को नव मानववाद का नाम दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने सब व्याख्या लिखा कि ऐसा है कि पुनर्जागरण काल में चर्च की हम लोगों ने आलोचना किया, पुनर्जागरण काल में चर्च की आलोचना किया, और चर्च की आलोचना करने के बाद क्या हम लोगों ने किया, ईसा को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। ईसा मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। आखिर आलोचना करने का मतलब क्या हुआ? हम लोग चर्च की आलोचना अलौकिक तत्वों के कारण ही तो कर रहे थे। हम कहते हैं कि ईसा को परमेश्वर के पुत्र मानने का क्या मतलब भाई? गांधी जी को हम लोग कहें कि ये भगवान के पुत्र थे। गांधी जी भगवान के पुत्र नहीं थे। गांधी जी जो है देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति के पुत्र थे। सामान्य व्यक्ति थे जिन्होंने असामान्य कार्य किया। सामान्य व्यक्ति होते हुए भी असामान्य कार्य किया, इसलिए गांधी जी हम लोग के लिए पूजनीय है। जो व्यक्ति सामान्य मनुष्य होते हुए असामान्य कार्य कर दे वो हम लोग के लिए पूजनीय होता है। सचिन तेंदुलकर हो, चाहे मान लीजिए सब करिए महेंद्र सिंह धोनी हो, वो भी तो एक तरह से पूजनीय भाई। उन्होंने देश का नाम इतना रोशन किया। पीटी उषा देखिए, मान लीजिए कहां से कहां देखिए, सोचिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाना। अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, रजनीकांत साहब को देखिए, सामान्य व्यक्ति होते हुए असामान्य कार्य उन्होंने कर दिया, इसलिए हम लोग के लिए आदर्श हैं। तो अब ईसा मसीह को हम लोगों ने जब परमेश्वर का पुत्र मान लिया
तो फिर परमेश्वर तो कहीं ना कहीं पूर्ण है ही है, फिर ईसा मसीह ने क्या कर दिया? इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, सब ठीक नहीं है, तर्कसंगत नहीं, वैज्ञानिक अध्ययन पर खरा नहीं उतरता है, वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं है। कोई भी चीज हमें कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं कोई व्यक्ति है, मान लीजिए पूजा करता है, एक दिन पूजा छूट जाता है, एक दिन व्रत, जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए कोई व्यक्ति मंगल का, देखिए बहुत लोग व्रत रहते हैं, तो मंगल का व्रत रहते हैं, तो मान लीजिए हमारे यहाँ भी कोई मंगल वाला व्रत आता है, मान लीजिए गलती से कुछ खा लेता है तो बोलता है पाप पड़ेगा। हम लोग खाइए, दिन किसने, मंगल बुध किसने बनाया था? हम ही लोग तो बनाए थे। मान लीजिए आज सोमवार है, चलिए हटाइए, इतना दिमाग खराब किए हैं। अरे भाई मंगल की जगह मान लीजिए कि सोमवार आ जाए, आज ही संडे है, हटाइए, इतना कौन सा, अपने खुश रहिए, अपने गलत मत करिए। ट्यूसडे और जो है उसमें चक्कर में क्या शनिवार और जो है ट्यूसडे में लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि नहीं, जैसे होता है, तो मान लीजिए ऐसे समझिए कि इन्होंने कहा कि ये सब भगवान का नहीं, ये सब हम लोगों ने बनाया है, इसलिए आप अपने हिसाब से सोचिए कि भाई क्या सही है क्या गलत है, वो मानववाद है। ज्यादा भगवान के चक्कर मत पड़िए। पता लगे कि एग्जाम देने जा रहे हैं, आधे रास्ते तक पहुंचे, तब तक पता चला कि जो पंडित जी ने दिया था पुड़िया बांध कर, वो तो जेब में भूल गया। अब उसके बाद आधे रास्ते से लौट के गए पुड़िया लाने, और वो परीक्षा छूट गया। तो मान लीजिए अपने दिमाग से सोचिए, ठीक है उनका पुड़िया अपनी जगह पर है, हमको परीक्षा देने जाना है, पुड़िया नहीं पास कराएगा। तो इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विश्लेषण करिए। नहीं होता है, देखिए मान लीजिए परंपरागत जमाने में जो है घर के बाहर बाल्टी, उसको पानी भर दिया जाता है, तमाम सब टोटका उटका, देखिए सब है, तो सब होता रहता था खूब। तो गार्जियन तो भाई क्या करे, गार्जियन बेचारा पता है कि हमारा बच्चा ठीक से पढ़ाई किया नहीं है, अब यही पानी भर के ही ये पास हो सकता है, और कोई तरीका है नहीं है। इन्होंने जो है वो कहा कि वैज्ञानिक विश्लेषण करिए, पानी भरने से पास होते तो फिर तो जो है देखा जाए तो पास ही हो जाते वो। वास्तव में हम लोग सोचते हैं कि कोई गलती पूजा पाठ में रह गई इसलिए फेल हो गए, कोई गलती नहीं रह गई, आप में ही कमी थी, उसको सिद्धांत में वैज्ञानिक आधार पर स्वीकार करिए। हाँ, तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो इस तरह का जो अंधविश्वास है, इन्होंने कहा कि ये सब अंधविश्वास है, इस हम लोग को नहीं स्वीकार करना चाहिए, और इस तरह की जो विवेचना है वही इनका नव मानववाद है। अब विशेषता चलिए, विशेषता नंबर 1, नव मानववाद मनुष्य को केंद्रीय स्थान देता है। नव मानववाद मनुष्य को केंद्रीय स्थान देता है, केंद्रीय स्थान देता है। इनके अनुसार मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। 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 स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। ईश्वर आब्लिक अन्य कोई प्राकृतिक सत्ता मनुष्य के ऊपर नहीं है। ईश्वर आब्लिक अन्य कोई प्राकृतिक सत्ता मनुष्य के ऊपर नहीं है। ईश्वर आब्लिक अन्य कोई प्राकृतिक सत्ता मनुष्य के ऊपर नहीं है। नंबर 2, दूसरा बात समझिए। तब देखते हैं, अभी बताया कि नव मानववाद धर्म का विरोध करता है, नैतिकता का समर्थन करता है, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का समर्थन करता है। ईश्वर ने कुछ कहा कि नहीं, जो सही है सही मानिए चुपचाप, जो गलत है उसको गलत मानिए। कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। जो गलत है वो गलत है, अपनी गलती मानिए।
तो इन्होंने कहा कि इसी आधार पर इन्होंने कहा कि हम लोगों को सामाजिक संबंधों की व्याख्या करनी चाहिए। भाई हमें कहते हैं, जैसे अभी मैं बताया जेंडर इक्वलिटी की बात आज की जाती है, इसी आधार पर तो अभी बताया तो कि मान लीजिए कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई हाथी है, कोई कुत्ता है, कोई घोड़ा है। अरे भाई मानवता का व्यवहार तो होना चाहिए उस व्यक्ति के प्रति। क्या हुआ, अमानवीय व्यवहार क्यों करेंगे? तर्कसंगत विचार क्या करता है? मान लीजिए किसी से नहीं बनता, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा इनसे न बने, तो हमें तो कहेंगे भाई कोई बात नहीं, हमसे झगड़ा लड़ाई मत करिए, आपको जो करना हो करिए, हमको जो करना हो करने दीजिए, ये तो करेंगे। रोज मान लीजिए झगड़ा हो तो क्या फायदा है? तर्कसंगत विचार ये है। कोई दोस्त मान लीजिए है, परेशान करता है तो उससे दूर हो जाता है। अब उसको मान लीजिए हमें कहते हैं तर्कसंगत जो आधार पर, विवेक के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो स्वीकार किया जाए। अभी नहीं कि जैसे कोई कह दिया कि हमसे आप दोस्ती तोड़ लिए, कैसे दिशा में हम आपको जो है श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे, लिखिए उसको। नंबर 2, नव मानववाद धर्म का विरोध, नव मानववाद धर्म का विरोध करता है, नव मानववाद धर्म का विरोध करता है, लेकिन नैतिकता का समर्थन करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का समर्थन करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का समर्थन करता है, धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का समर्थन करता है। राय के अनुसार नैतिकता मनुष्य के विवेक की देन है, नैतिकता मनुष्य के विवेक की देन है, नैतिकता मनुष्य के विवेक की देन है, नैतिकता मनुष्य के विवेक की देन है। अतः सामाजिक संबंधों की व्याख्या तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए, सामाजिक संबंधों की व्याख्या तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए, सामाजिक संबंधों की व्याख्या तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए, सामाजिक संबंधों की व्याख्या तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए, तर्कसंगत आधार पर होनी चाहिए। जैसे लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, यह अवधारणा मानव की तर्क क्षमता को ज्यादा महत्व देता है। नंबर 3, लैंगिक समानता का मतलब समझ रहे हैं भाई? लैंगिक समानता का मतलब जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, स्त्री पुरुष में भेदभाव न किया जाए। व्यक्ति व्यक्ति में क्या भेदभाव? हम देखिए मान लीजिए किसी की 2 बेटियां हैं, अब वो बार बार कहेगा हमारे पास बेटा नहीं है। अब कितने लोग मिल जाते हैं इससे। अरे भगवान ने ठीक है बेटा बेटी जो दिया यार, क्या होगा बेटा बेटी का? अच्छा से अपना बेटी हो चाहे बेटा पढ़ लिख ले अपना, ठीक है, अपना सुखी रहे। कौन सा आप ही अमर है बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं? जिस बेटा को खोज रहे हैं वही बेटा तोड़ाई करेगा, सुधर जाएंगे। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि देखा जाए, लोग कहते हैं ना, देखते तो हैं बाप बेटा लोगों का, सब पेपर में मैं पढ़ता हूं, कष्ट होता है, बेटे ने बाप का गला काटा। अरे तरीके, इसीलिए वही शुरू में यदि कह दिया जाता कि बेटा जो है ठीक नहीं तो नहीं मानते, अब गला काट दिया तो समझ में उनको आया। लिखिए उसमें, नव मानववाद, कोई बात है, यह अवधारणा मानव की तर्क क्षमता को ज्यादा महत्व देता है, मानव की तर्क क्षमता को ज्यादा महत्व देता है। और इसी आधार पर धार्मिक विश्वास, सामाजिक प्रथा,
इसी आधार पर धार्मिक विश्वास, सामाजिक प्रथा तथा नैतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी आधार पर धार्मिक विश्वास, सामाजिक प्रथा तथा नैतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन करना चाहिए। नैतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसी आधार पर धार्मिक विश्वास, सामाजिक प्रथा तथा नैतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन करना चाहिए तथा नैतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसी कारण सती प्रथा, देवदासी प्रथा आदि का विरोध किया। अरे देख रहे हैं ना, सती प्रथा, देवदासी प्रथा तो अभी तक चला है, बाकी तो छोड़ दीजिए। सती प्रथा के लिए अंग्रेजों ने मान लीजिए जो प्रयास किया वो पूर्णतः व्यवहार में सफल थोड़ी ना हो पाया था। हाँ, और क्या, राजस्थान में तो अभी तक 10 साल पहले तक होता रहा है। 10 साल पहले तक, 10 साल पहले के 5 साल पहले कोई राजस्थान के पता होगा उनको। 5 साल पहले भी एक जो है कोई महिला सती हुई थी अलवर के उधर आगे, उसका मंदिर वंदिर देखा जाए तो वहां बना था, खूब भीड़ लगा था, याद होगा, फोटो वोटो आता था। राजस्थान में तो खूब होता रहा, अब कम हो गया थोड़ा। अब महिलाएं जान गई पति लो निकम्मे हैं तो क्या करें। अगला पॉइंट लिखिए। नव मानववाद स्वतंत्रता पर बल देता है। नव मानववाद स्वतंत्रता पर बल देता है। नव मानववाद स्वतंत्रता पर बल देता है। स्वतंत्रता पर बल देता है। स्वतंत्रता को आवश्यक मानता है। स्वतंत्रता को आवश्यक मानता है क्योंकि स्वतंत्रता मानवीय क्षमताओं के विकास का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि स्वतंत्रता मानवीय क्षमताओं के विकास का अवसर प्रदान करता है। मानवीय क्षमताओं के विकास का अवसर प्रदान करता है। जैसे आरटीआई, आज का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे आरटीआई सरकार को नियंत्रित करने का साधन है। जैसे आरटीआई सरकार को नियंत्रित करने का साधन है। देखिए, उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उत्तरजीविता के सिद्धांत को उन्होंने भी स्वीकार किया, चाहे डार्विन हो चाहे हर्बर्ट स्पेंसर हो। प्रत्येक जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। मनुष्य श्रेष्ठ जीव है। मनुष्य में मानसिक क्षमता ज्यादा है, तो वह अपनी मानसिक शक्ति से मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, अपनी सभ्यता संस्कृति का विकास कर सकता है। तभी तो कहा जाता है एक समस्या है तो उसका 10 समाधान भी है, घबराइए मत। समस्या है तो समाधान भी है, थोड़ा धैर्य तो रखिए। इसे तो कहा जाता है अफरा तफरी मचा के क्यों, क्या फायदा होगा। समस्या तो है, भगवान ने बुद्धि दिया, सोचेंगे समाधान निकल जाएगा। अगला पॉइंट, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। प्रत्येक जीव अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। मनुष्य श्रेष्ठ जीव है। मनुष्य श्रेष्ठ जीव है, अतः अपनी मानसिक शक्ति से
न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, न केवल अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है, बल्कि सभ्यता संस्कृति का भी विकास कर सकता है, बल्कि सभ्यता संस्कृति का भी विकास कर सकता है। ये कब लिखिएगा, समस्या। चलिए, एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मूल चीज तो वही है, बाकी तो इतना ही, 4-5 हो गया ना, बस ठीक। समस्या, देखिए, नव मानववाद नया का दावा करता है कि हमारा ह्यूमनिज्म जो है नया है, लेकिन वास्तव में नवीनता का अभाव है। क्यों? क्योंकि मानववाद का जो सिद्धांत है एम.एन. राय का, वह देखा जाए तो हमारे यहां गीता में यह सब कहा गया है। गीता में भी तर्कसंगतता की बात की गई है। कांट ने भी कर्तव्य पालन की बात किया है कि जो आपको लगता है सही करिए, चुपचाप, परिणाम जो भी निकले आपके दिमाग से सही होना चाहिए। बस ज्यादा सोच विचार के भगवान हमको पापी बोलेगा, क्या बोलेगा, आपको लगता है सही, चुपचाप कर डालिए। ज्यादा जो है पूछने जाचने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बोलेगा बोल देगा। भाई जो सही है वो सही। आप लोग तैयारी करते हो, 4 लोग बोलते नहीं होंगे, क्या तैयारी कर रहे हैं बेकार। 4 लोग मिल जाएंगे बोलने वाले, किसी से आप पूछ देंगे, जानते हैं हम आईएएस तैयारी, कोई बनता है आईएएस है? आसपास कोई बना? अब देखिए आपको फ्रस्ट्रेट व्यक्ति कर देगा, कहां कोई बनता है? ऊपर से लिखा के आते हैं, हाथ में लकीर होती है राजयोग का, चले हैं अधिकारी बनने। नहीं, मान लीजिए तो ऐसे लोग कह देते हैं। अब आप तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि सही बात है। नहीं, वो नहीं, उनको हर 1 महीने बाद रिजल्ट निकलता है इसका। तो मान लीजिए हमें कहते हैं, आपको लगता है कि भाई हम ठीक है, परिश्रम करेंगे, हम कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक है। तो अब समस्या यह है कि यहां पर इनका जो विचार है वो नया नहीं है। अगला पॉइंट नंबर 1, समस्या, नव मानववाद नया होने का दावा करता है। नव मानववाद नया होने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में नवीनता का अभाव है। लेकिन वास्तव में नवीनता का अभाव है। वास्तव में नवीनता का अभाव है। वास्तव में नवीनता का अभाव है, क्योंकि गीता दर्शन तथा कांट ने भी इस तरह की बातों को बताया। गीता दर्शन तथा कांट, इमैनुअल कांट ने भी इस तरह के पहलुओं को बताया। एथिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे कांट, कर्तव्य के लिए कर्तव्य चेतना। दूसरा बात समझिए, भाई इन्होंने ईश्वर और पारलौकिक सत्ता का विरोध किया। चलिए, ईश्वर और पारलौकिक सत्ता का आपने विरोध किया, ठीक किया, लेकिन यह सिद्धांत जो है मानव अस्तित्व से संबंधित अंतिम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है, और न ही भारत के परंपरागत लोगों को यह सिद्धांत संतुष्ट कर पाया, क्योंकि हम लोग धर्म से अलग होकर कुछ नहीं सोच सकते। धर्म विरोधी होने के कारण जो है यह सिद्धांत लोकप्रिय भी नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग ज्यादा धर्म की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग की मनोवृत्ति इस तरह से नहीं है।
ये सही में बताया कि मंगल को बुध समझ लीजिए। मान लीजिए सामान्य व्यक्ति से कहेंगे, बोलेगा देख रहे हैं ना मंगल को बुध कह रहे हैं, अरे ऐसा पापी व्यक्ति, बताइए। लिखिए हाँ अगला नंबर 2 लिखिए। यह सिद्धांत ईश्वर तथा पारलौकिक सत्ता का विरोध करता है। यह सिद्धांत ईश्वर तथा पारलौकिक सत्ता का विरोध करता है, जिसके कारण मानव अस्तित्व से संबंधित अंतिम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। मानव अस्तित्व से संबंधित अंतिम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता और न ही परंपरागत भारतीय जनता को संतुष्ट कर पाता है, और न ही परंपरागत भारतीय जनता को संतुष्ट कर पाता है, और न ही परंपरागत भारतीय जनता को संतुष्ट कर पाता है। परंपरागत भारतीय जनता को संतुष्ट कर पाता है, इसी कारण लोकप्रिय नहीं हो पाया। तीसरा बात समझिए, मनोवैज्ञानिक भी आलोचना करते हैं। मनोवैज्ञानिक आलोचना इसलिए करते हैं कि ये कहते हैं कि तर्क, हर चीज पर तर्क करिए, वैज्ञानिक विश्लेषण करिए। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि सामाजिक और पारिवारिक जीवन में हर जगह तर्क नहीं चलता है। हर चीज पर तर्क करेंगे, कैसा क्यों, ये हमारे दिमाग से ठीक नहीं है। हर चीज दिमाग से ही नहीं सही होता है। पारिवारिक जीवन चलाने के लिए, सामाजिक जीवन चलाने के लिए भावना भी चाहिए, संवेदना भी चाहिए। केवल वैज्ञानिक तर्क करने से सामाजिक जीवन नहीं चलता है। किसी मित्र को फोन करेंगे, मान लीजिए, तो हमेशा तर्क ही करेंगे। भाई मित्र पूछता है काम से फोन किया, नहीं यार हाल चाल पूछ लिया, बहुत दिन हो गया, अच्छा ठीक है। अब आप मन से सोचेंगे कि बिना काम के क्यों फोन करें, काम होगा तो फोन करेंगे, तो वो भी तो ठीक नहीं है ना। देखिए मनोवैज्ञानिक भी आलोचना करते हैं। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक भी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि केवल तार्किक पहलू से ही सामाजिक आबलिक पारिवारिक जीवन, केवल तार्किक पहलू से ही सामाजिक आबलिक पारिवारिक जीवन संतुलित तरीके से नहीं चल सकता। केवल तार्किक पहलू से ही सामाजिक आबलिक पारिवारिक जीवन संतुलित तरीके से नहीं चल सकता। भावना आबलिक संवेदना भी महत्व रखता है। 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 ब्रैकेट में, केवल वैज्ञानिकता ही पूर्ण नहीं है। 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 अभी तो हम लोग कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल साहब पढ़े लिखे, मान लीजिए इंजीनियर रहे हैं, नौकरी किए हैं, बढ़िया, फिर भी तो जनता वोट नहीं दे रही थी। अब जब देखिए मंदिर गए, थोड़ा भावना की बात किए, तब जाकर दिल्ली के लोगों को लगा कि नहीं अब ये मानव है, अब सही व्यक्ति बने। क्योंकि हम लोग परंपरागत व्यक्ति हैं ना, हम लोग मान ही नहीं सकते। अब अरविंद साहब को लगा कि नहीं, अब ये सब कलाकारी जो है भारतीय जनता का वोट लेने के लिए जरूरी है। देखिए मोदी साहब भी मान लीजिए गुरुद्वारा भी चले गए ना, अमृतसर भी चले गए, थोड़ा यहां भी चले गए। देखिए वो भी कलाकार तो कम थोड़े ना, तो उन्हीं से तो ये सब सीखे कि अरे भाई मोदी साहब से तो सब सीखने लायक है कलाकारियां। हम लोग क्या तर्कसंगत बात नहीं, भावनात्मक बात भी, जैसे कोई व्यक्ति बात बोल रहा है तो हम लोग देखिए
ये कहते हैं कि बहुत रूढ़ व्यक्ति है, अच्छा से नहीं बोल रहा है, लेकिन बात वही बोल रहा है, उसमें भी हम लोग ढूंढते हैं कि भावना होनी चाहिए। इसी प्रकार देखिए, राय ने राष्ट्रीय राज्य के विलोपन की बात की कि राष्ट्र राज्य विलोपित हो जाएगा और कहीं न कहीं पूरे विश्व में जो है मानवता आ जाएगा, सब लोग मानव के आधार पर जो है वो देखा जाता है एक दूसरे से संबंध बनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। आज भी राष्ट्र राज्य की अवधारणा है और भविष्य में भी राष्ट्र राज्य चलेगा। लिखिए, राय ने राष्ट्रीय राज्य के विलोपन की बात की। राय ने राष्ट्रीय राज्य के विलोपन की बात की। राष्ट्रीय राज्य के विलोपन की बात की, लेकिन राष्ट्रीय राज्य के विलोपन की बात की, लेकिन वर्तमान में राष्ट्र राज्य की अवधारणा, वर्तमान में राष्ट्र राज्य की अवधारणा दिखाई दे रही है और भविष्य में भी समाप्त होने की संभावना बहुत कम है। भविष्य में भी समाप्त होने की संभावना बहुत कम है। और साथ ही धार्मिक आधार पर संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। धार्मिक आधार पर संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। धार्मिक आधार पर संघर्ष भी दिखाई दे रहा है। पैराचिकित्सा के मूल्यांकन लिखिए तो महत्व सहित। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी नवमानववाद भारतीय राजनीतिक दर्शन में, नवमानववाद भारतीय राजनीतिक दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने बुद्धिवाद, रेशनलिज्म, इसने बुद्धिवाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने बुद्धिवाद को आगे बढ़ाया, इसने बुद्धिवाद को आगे बढ़ाया, जिससे अंधविश्वास में कमी आई, और मानव को केंद्रीय स्थान देने के कारण, लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा मिला, 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 लोक कल्याणकारी राज्य को बढ़ावा मिला। ठीक है। अरे भाई, जो भारत में अंधविश्वास चल रहा था, इन्होंने कम से कम बुद्धिवाद की तो बात किया। अपने दिमाग से सोचिए, इतना तो हम लोग को सिखाया, लकीर के फकीर बने हुए हैं, इतना तो कम से कम सिखाया। दूसरी तरफ मनुष्य ही सब वस्तु की माप है, तो इसका मतलब कि मनुष्य ही साध्य है। मनुष्य के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। हम कहते, मान लीजिए किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, 10-20 लाख रुपया लग ही जाता है, तो समझदार व्यक्ति लगाता है ना पैसा रुपया तो आता जाता, आ जाएगा 10-20 लाख, कौन समस्या है। ये चले जाएंगे तो दोबारा थोड़े ना आएंगे, पैसा तो दोबारा आ सकता है। इसीलिए कि मनुष्य जो है वो देखा जाए तो केंद्र बिंदु है। मनुष्य के जीवन से बढ़कर क्या हो सकता है। पैसा रुपया मकान सब साधन है ना, हम साध्य है ना, मनुष्य साध्य है ना।
ज्यादा समझदार व्यक्ति मकान, पैसा, रुपया बैंक में जो रखा है उसी को साध्य मान बैठता है और जीवन खत्म हो जाता है। 1954 फिर हम, हाँ मतलब उस बस जीवन के अंतिम चरण की किताब है। हाँ है वेस्टर्न थिंकर। हाँ जब लिखे तब। अब जैसे चलिए, अरे अंतर बस 5 मिनट लगेगा, अभी 5 मिनट फास्ट है घड़ी। लिखिए अंतर तो करवा दूं, मानववाद और नव मानववाद। कभी पूछ दे कि जो है एम.ए. राय का नव मानवतावाद मानववाद से किस प्रकार अलग है, तो अंतर से लिखिएगा। नंबर 1 मानववाद में लिखिए, यह सामान्यतः अस्तित्ववादी विचारकों द्वारा विकसित किया गया है। सामान्यतः अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशलिज्म अस्तित्ववादी विचारकों द्वारा विकसित किया गया है। मानववाद में अस्तित्ववादी विचारकों द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें सार्त्र, किरकेगार्ड, जॉन पॉल सार्त्र, किरकेगार्ड आदि विचारक प्रमुख हैं। आप तो सार्त्री लिखिए बस, सार्त्र, किरकेगार्ड जैसे विचारक महत्वपूर्ण हैं। और उधर लिखिए नव मानववाद में एम.एन. राय द्वारा विकसित किया गया, एम.एन. राय द्वारा विकसित किया गया, उधर लिखिए, इधर 1 नंबर एम.एन. राय द्वारा विकसित किया गया। और यह विचार मार्क्सवाद के विश्लेषण से उत्पन्न हुआ है। यह विचार मार्क्सवाद के विश्लेषण से उत्पन्न हुआ है। यह विचार मार्क्सवाद के विश्लेषण से उत्पन्न हुआ है। मार्क्सवाद के विश्लेषण से उत्पन्न हुआ है। नंबर 2, यह विचारधारा मनुष्य को केंद्र बिंदु मानती है। हाँ, यह विचारधारा मनुष्य को केंद्र बिंदु मानती है, लेकिन लौकिक अलौकिक दोनों साधनों द्वारा 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 मनुष्य का कल्याण करना चाहती है। लौकिक अलौकिक दोनों साधनों द्वारा, लौकिक का मतलब जो दिखाई देता है, अलौकिक मतलब पालौकिक, लौकिक अलौकिक दोनों साधनों द्वारा मनुष्य का कल्याण करना चाहती है। मतलब पाप पड़ेगा इसी से कम गलत काम नहीं किया। चलिए ये भी सही, तो उसका भगवान से तो डर लगता है। कुछ लोगों को मान लीजिए भगवान से ही डर लगता है, तो हमेशा भगवान का ही नाम याद दिलाया जाता है कि सोचिए भगवान क्या सोचेगा। सही बात कह रहे हैं। तो कुछ लोग भगवान से ही डर के कम से कम रहते हैं। और उधर लिखिए, नव मानववाद शुद्ध रूप से वैज्ञानिक आबलिक तर्कसंगत विचारधारा है। मानववाद शुद्ध रूप से नव मानववाद शुद्ध रूप से वैज्ञानिक आबलिक तर्कसंगत विचारधारा है और लौकिक साधनों द्वारा ही मनुष्य कल्याण पर बल देता है। लौकिक साधनों द्वारा ही मनुष्य कल्याण पर बल देता है। लौकिक साधनों द्वारा ही मनुष्य कल्याण पर बल देता है। मतलब वही अलौकिक साधन को नहीं मानता है। लौकिक साधनों के द्वारा ही मनुष्य कल्याण पर बल देता है। मानववाद में लिखिए, यह मौलिक विचार है। यह मौलिक विचार है जिसका विकास
पुनर्जागरण काल के बाद धीरे धीरे हुआ है। यह मौलिक विचार है जिसका विकास पुनर्जागरण काल के बाद धीरे धीरे हुआ है। पुनर्जागरण काल के बाद धीरे धीरे हुआ है। पुनर्जागरण काल के बाद धीरे धीरे हुआ है। और उधर लिखिए, यह मौलिक विचार नहीं है। यह मौलिक विचार नहीं है, बल्कि मानववाद में परिमार्जन आब्लिक संशोधन, मानववाद में परिमार्जन आब्लिक संशोधन है। परिमार्जन का मतलब होता है कि उसको जो है तर्कसंगत बनाना। मानववाद में मार्क्सवाद का नहीं है, मार्क्सवाद से तो प्रेरित हुआ ना, विश्लेषण से विचार आया। इन्होंने मानववाद का बेस बदल दिया, बस नव मानववाद बना दिया, इसलिए उसका परिमार्जन कहा जाता है। भाई पुराना कार लेकर देखते तो हैं, गैराज वाले लोग पुराना मोटरसाइकिल लेकर उसको इधर उधर 3-4 मोटरसाइकिल जोड़कर बढ़िया मोटरसाइकिल बना के 5 लाख रुपए बेच देते हैं। देखिए, तो वो कोई नया मोटरसाइकिल थोड़े ना है, जोड़ तोड़ के। जैसे हरियाणा में मान लीजिए मोटरसाइकिल से आजकल देखा जाए तो सब रिक्शा चलता है, मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा। जो बाइक है उसी बाइक से पीछे रिक्शा उक्सा लगाकर जो बजाज वाला जो स्कूटर आता था चल रहा है, जोड़ तोड़ करके। तो परिमार्जन ही तो हुआ मोटरसाइकिल का। एक पॉइंट लिखिए, यह उदारवादी विचारधारा की देन है। और कहां लिखिए मानववाद में, यह उदारवादी विचारधारा की देन है। यह उदारवादी विचारधारा की देन है, क्योंकि पूंजीवादी प्रवृत्तियों से असमानता को बढ़ावा मिला। क्योंकि पूंजीवादी प्रवृत्तियों से असमानता को बढ़ावा मिला। पूंजीवादी प्रवृत्तियों से असमानता को बढ़ावा मिला। अतः मानववाद को बढ़ावा देकर लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया गया। मानववाद को बढ़ावा देकर लोगों का कल्याण सुनिश्चित किया गया। इधर लिखिए, नव मानववाद में यह भारतीय परिस्थितियों को देखकर तैयार किया गया है। यह भारतीय परिस्थितियों को देखकर तैयार किया गया है। सामाजिक रूढ़िवादिता, परंपरा, सामाजिक रूढ़िवादिता तथा नकारात्मक परंपराओं को, सामाजिक रूढ़िवादिता तथा नकारात्मक परंपराओं को रोकने के लिए, नकारात्मक परंपराओं को रोकने के लिए इससे बढ़ावा दिया गया। नकारात्मक परंपराओं को रोकने के लिए इसे बढ़ावा दिया गया कि भारत में लोग धार्मिक लोग ज्यादा थे ना, तो कहीं ना कहीं उन पर थोड़ा अंकुश लगाने के लिए कि वो लोग तर्कसंगत विचार करें। ये जो मानववाद है वो व्यापक अवधारणा है। यूरोप हुआ, चाहे मान लीजिए अमेरिका हुआ, तमाम जगहों पर ये नव मानववाद का विचार संकीर्ण हुआ, क्योंकि केवल भारत में ही इसका थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और वो भी आज इसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं। असमंजस है ना, असमंजस ठीक नहीं होता, इसलिए इसको ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं मिला। एक 4-5 हो गया ना, बस ठीक है, एक और लिख डालिएगा।